हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मिक्सचर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि बहुत बार ये प्रॉब्लम पूछी जाती है, इन दो चीज़ों का मिक्सचर दिया, आप इसकी कॉम्पोजिशन बताइए। तो कॉम्पोजिशन आपकी परसेंटेज बाय मास भी हो सकती है और कॉम्पोजिशन आपकी परसेंटेज बाय मोल भी हो सकती है। तो कैसे ये निकालनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। बट उससे पहले लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम मैंने आपको दी थी और बोला था कि इसे सोच के आना, लेक्चर नंबर 6 में आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी। तो इसमें मैंने एक्स और वाई का रेशियो पूछा था, तो आप लोगों ने ट्राई कर ली होगी आई होप। अब इसे मैं स्टार्ट करता हूँ। मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये आपको क्या दे रहे हैं भाई? ये आपको दे रहे हैं MnO2, सॉरी, ये आपको दे रहे हैं वाटर एंड न्यू MnXOY, राइट। तो ये दो चीज़ें आपको मिल रही हैं और इस एक्स और वाई का रेशियो पूछा गया है। तो क्या करोगे? ये दिया गया 17.4 ग्राम और ये कितना दिया गया है? 12.6 ग्राम। तो ऐसे केस में क्या करोगे? तो पीओएसी लगाएंगे हम किस पर? एमएन पर। तो एमएन पर जब हम पीओएसी लगाएंगे, 1 × मोल ऑफ MnO2 और यहाँ मैं लिखूंगा x × मोल ऑफ MnXOY। तो 1 × 17.4 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा? 55 + 32 और x × 12.6 और ये कितना होगा? 55x + 16y। इतना करने के बाद अगर आप इसे लिखेंगे 17.4 तो ये हो जाएगा 87। तो इट विल बी ऑलमोस्ट 1/5, नॉट ऑलमोस्ट, इट विल बी 1/5। 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 63x, 55x + 16y। तो ये 8x कितना आ जाएगा? 16y। तो y/x क्या आ जाएगा? 1/2। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ये प्रॉब्लम थी जो लास्ट टाइम मैंने बोला था, आप लोग घर से ट्राई करना और अगली क्लास में मैं इसे डिस्कस करूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, और आज मैं आपको बताता हूँ मिक्सचर। तो देखिए, मिक्सचर में दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आपको मिक्सचर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सबसे पहली बात, तो देखिए हम दो तरीके से, अगर आपको मिक्सचर दे दिया किन्हीं दो चीज़ों का, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, तो या तो आपसे मास परसेंट पूछा जाएगा। तो मास परसेंट में अगर वो बोलता है कि परसेंटेज ऑफ ए क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे? वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। तो ये पूछा जा सकता है या तो, लेकिन उसके लिए आपको सैंपल का वेट दिया जाएगा। परसेंटेज ऑफ बी पूछा जाएगा तो अब वेट ऑफ मास ऑफ बी लिखो अपॉन वेट ऑफ सैंपल लिखो इंटू 100। या ऐसे भी हो सकता है कि आपसे मोल परसेंटेज पूछा जाए। तो मोल परसेंटेज में कोई ऐसी इम्प्योरिटी नहीं दी जाएगी जिसका वो मोलर मास ना दे। तो मोल परसेंटेज में मान लीजिए परसेंटेज मोल ऑफ ए दे दिया, तो आप लिखेंगे मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, Na + Nb + Nc। परसेंटेज ऑफ बी पूछ लें तो मोल ऑफ बी अपॉन एन टोटल, वही Na + Nb + Nc। तो इस तरह या तो मास परसेंटेज पूछा जाएगा या मोल परसेंटेज। तो ये दो चीजें आपको पता पड़ गई। मास परसेंटेज पूछा है तो नीचे आपको लेना है वेट ऑफ सैंपल, मोल परसेंटेज पूछा है तो यहाँ आपको लेने टोटल मोल्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी होगी, नोट करके इस पॉइंट को लिख लीजिए। अगर इम्प्योरिटी दी गई है तो आप उस इम्प्योरिटी को मानेंगे कि वो इनर्ट है, ना हीटिंग का उस पर कोई इम्पैक्ट होगा, ना किसी तरह उसके मास में कोई बदलाव आएगा। तो आर impurities are considered as inert। तो impurities जो होंगी, those will be considered as inert, उनका कोई इम्पैक्ट इन पर नहीं होगा। ये पॉइंट आप लोग अपने दिमाग में रखना भाई। तो ये सारी चीजें तो बेसिक थी, फिर आपको कुछ इनके बारे में आइडिया भी होना चाहिए। जैसे अगर मैंने CaCO3 सॉलिड को हीट किया तो इट विल गिव यू Ca सॉलिड प्लस जो CO2 गैस बनेगी वो उड़ के भाग जाएगी। ऐसे ही अगर आप MgCO3 की रिएक्शन लेते हैं तो उसे हीट करोगे तो दैट विल गिव यू MgO सॉलिड और CO2। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। या फिर अगर आप CaCO3 की HCl से रिएक्शन कराते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट CaCl2।
प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस। तो देखिए जो गैस बन रही है बेसिकली वो उड़ जाएगी। कैसे उड़ जाएगी? अगर मान लीजिए यहाँ मैंने बोला CaCO3, ये 100 ग्राम था यानी 1 मोल था। तो रिएक्शन के बाद व्हाट विल यू गेट? CaO का 1 मोल यानी 56 ग्राम, क्योंकि जो CO2 है वो तो भाग गई। वो कितनी थी जो भागी थी? 44 ग्राम। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, जैसे अगर आप NaHCO3 को हीट करेंगे तो ये सॉलिड ही है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हीट होती है, तो यू आर गोइंग टू गेट Na2CO3, ये भी सॉलिड बनेगा, CO2 गैस बनेगी, और यहाँ H2O वैसे लिक्विड बनता है लेकिन यहाँ गैस बनेगा क्योंकि टेम्परेचर 300 डिग्री है। बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लिख दिया। तो ये H2O भी भाग जाएगा, CO2 भी भाग जाएगा, एज ए रिजल्ट देयर विल बी लॉस ऑफ मास। लेकिन अगर मैं Na2CO3 को हीट करता हूँ तो इसकी हीटिंग पर, नॉर्मल हीटिंग पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये कुछ रिएक्शन है जो आप 9th-10th में भी पढ़ते हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो अब इसकी प्रॉब्लम कैसे कैसे आ सकती है, इसकी प्रॉब्लम कैसे कैसे आ सकती है, जरा सबसे पहले एक सिंपल प्रॉब्लम ले लेता हूँ। देखिए अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ा है तो मैं क्या करता था, आपको एक तरीका बता देता था और बोलता था ऐसे फॉर्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली अब जो प्रॉब्लम आएंगी उनका कोई एक सिंपल तरीका नहीं होगा। हर प्रॉब्लम में आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। कैसे आपको सॉल्व करनी है ये आपको सोचना पड़ेगा। कैसे? अब जरा मैं एक एक करके कुछ प्रॉब्लम देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया और मैंने कहा CaCO3 है, ये 1000 ग्राम था, तो ये सैंपल था 1000 ग्राम टोटल। अब मुझे नहीं पता इसमें एग्जैक्टली CaCO3 कितना है, तो मैंने कहा कि जब मैंने इसे हीट किया तो इसे हीट करने पर मुझे क्या मिला? इसे हीट करने पर मुझे मिला 8 मोल CO2। तो अब अगर मैं कहूं कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CaCO3, तो आप इसे कैसे करेंगे? मतलब 1000 ग्राम मिक्सचर था, आपने उसे हीट किया तो आपको 8 मोल CO2 मिले। मैंने कहा परसेंटेज ऑफ CaCO3 बताओ इस मिक्सचर में। तो अब आप ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं यहाँ पर CaCO3 ले लेता हूँ तो हीट करने पर वो मुझे देगा CO सॉलिड और CO2 गैस। तो जो CO2 गैस बनेगी वो उड़ेगी। और मैंने बोला कि इस 1000 ग्राम में जो भी इम्प्योरिटी होगी तो वो तो इनर्ट रहने वाली है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो परसेंटेज ऑफ CaCO3 क्या होगा? वेट ऑफ CaCO3 अपॉन वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। सैंपल का वेट 1000 ग्राम लिया है मैंने, तो अगर इसके 8 मोल बने हैं तो इसके 8 मोल डिकम्पोज हुए होंगे तभी तो 8 मोल बने। और इसके 8 मोल का मास कितना होगा? 800 ग्राम। तो इसका मतलब इस सैंपल में 200 ग्राम आपकी क्या थी? इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी को कुछ नहीं दिया तो हम इनर्ट मानेंगे। 800 ग्राम CaCO3 था, जिस CaCO3 के डिकम्पोज होने की वजह से CO2 मिली। तो हो गई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। 800 बाय 1000 इंटू दिस, तो यू विल बी गेटिंग 80% ऑफ CaCO3। तो मास परसेंटेज आ गया CaCO3 का। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू 268 ग्राम ऑफ मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर है, दैट सफर्ड ए लॉस ऑफ 132 ग्राम ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कैलकुलेट द वेट ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट। तो हाउ विल यू सॉल्व इट? मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पर MgCO3 था और CaCO3 था, और वो कह रहा है यही दो चीज़ें थी। ठीक है, तो इसका A मोल इसका B मोल मान लेता हूँ। रिएक्शन के बाद क्या होगा? तो जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर MgCO3 ये सॉलिड है, हीट करने पर आपको MgO सॉलिड मिलेगा और CO2 भाग जाएगी, इसी की वजह से मास लॉस होगा। CaCO3 को हीट करने पर भी CO सॉलिड मिलेगा और CO2 गैस मिलेगा, और इस गैस की वजह से ही मास का लॉस होगा। ठीक है, तो इसके A मोल है और इसके B मोल है, तो मेरे पास अगर ये B मोल है और ये A मोल है, तो रिएक्शन के बाद ये A बनेगा, रिएक्शन के बाद ये B बनेगा। तो टोटल CO2 के कितने मोल बने हैं? पहली वाली रिएक्शन से A, दूसरी वाली से B।
तो ए प्लस बी का सम जो आएगा वो कितना आएगा, 44 से डिवाइड कर दो, वो आएगा 3। कितना हो गया? तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, ए प्लस बी 3 आ गया। और यहाँ ए मोल माना था तो इन दोनों का 268 है। ए इंटू 84 प्लस बी इंटू 100 इज इक्वल टू 268। अब हो गई प्रॉब्लम्स। तो ए प्लस बी इतना है तो आप बी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 ए आ जाएगा और ये 300 आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसे करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 32, और यहाँ 16 ए होगा तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। ए अगर 2 आ गया तो बी कितना आ जाएगा, 1। तो दोनों के मोल आ गए, मोल से दोनों का मास आ गया। तो कैलकुलेट द वेट। तो आपसे वेट अगर पूछा है तो इसका तो 100 ग्राम आएगा, और इसके दो मोल का 2 इंटू 84 दैट इज 168 ग्राम आ जाएगा, और दोनों का सम कितना होगा, 268। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना था भाई, एंड इट वाज रियली अ वेरी इजी प्रॉब्लम। बट अगेन जैसा मैंने आपको बोला कि मिक्सचर की प्रॉब्लम में हर बार आपको अलग तरीके से सोचना होगा, डिपेंडिंग आपको डेटा किस तरीके से दिया गया है। अब जैसे ये दे दिया मैंने, 44 ग्राम सैंपल है नेचुरल गैस का, इट कंसिस्ट ऑफ मीथेन एंड इथाइलिन। 44 ग्राम है, ये दोनों हैं, राइट। पहले तो आप अपने जो वेरिएबल्स हैं वो ध्यान से चूज कीजिए। ऑक्सीजन के साथ आपने इनकी रिएक्शन कराई तो 132 ग्राम CO2 मिला, तो 44 से डिवाइड करोगे तो 3 मोल हो गए, 3 मोल CO2 मिला, और कुछ वाटर भी मिला जिसका अमाउंट नहीं दिया गया है। तो वो कह रहा मोल परसेंटेज ऑफ सैंपल वाज, व्हाट मोल परसेंटेज ऑफ सैंपल वाज एथाइलिन। तो यहाँ पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए, मजा आएगा आपको करने में। बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रॉब्लम है, और बिल्कुल आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे इस टाइप की प्रॉब्लम करने से। तो फिर अब इसे मैं स्टार्ट करता हूँ। CH4 गैस प्लस O2 गैस, ये इट विल गिव यू CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। और इथाइलिन क्या होगा, C2H4 गैस प्लस O2 गैस विल गिव यू 2CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। तो ये होगा 2 और ये होगा 3। अब देखिए अगर आपके पास 44 ग्राम है तो मैं दोबारा वही करता हूँ। अगर इसका ए मोल मैंने लिया तो इसका बी, तो इसका ए और इसका बी, तो ये कितना बनेगा 2B, और ये कितना बनेगा ए। तो CO2 जो बनी उसके 3 मोल बने, वो यहाँ से भी बने यहाँ से भी बने, CO2 तो दोनों के दोनों से बनी है। अगर उसके 3 मोल बने हैं तो आई कैन राइट A plus 2B इज इक्वल टू 3। तो आई हैव टू वेरिएबल्स A एंड B, तो आई नीड टू इक्वेशंस। इफ आई हैव टू वेरिएबल आई नीड टू इक्वेशंस, तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से आएगी, ये जो डेटा दिया गया है। तो इसके ए मोल को मैं लिखूंगा 16 है, और इसका कितना हो जाएगा 28 भी। इन दोनों का सम में कितना लिखूंगा 44। अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप पहले वाले को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 32 भी होगा और ये 48 हो जाएगा। नाउ 4B इज इक्वल टू 4, तो B विल बी 1। और अगर B 1 आ गया तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो A भी 1 आ जाएगा। तो A भी 1 और B भी 1, तो ये मोल आ गए। तो मोल परसेंट ऑफ इथाइलिन कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 100 दैट इज 50%। तो मीथेन और इथाइलिन दोनों की मोल परसेंटेज 50% होगी। एंड नाउ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व, राइट। चलिए भाई अगली प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। अब ये दे दिया गया है, नाउ यू हैव 4 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सैंड। तो जैसे ही सैंड का मतलब इस 4 ग्राम जो मिक्सचर है इसमें कुछ ये होगा कुछ सैंड होगी, और सैंड को मैं क्या मानूंगा, इनर्ट, ट्रीटेड विद HCl। एंड पॉइंट, अब HCl इनर्ट है, सैंड तो वो तो रिएक्ट करेगी नहीं, रिएक्ट जो भी करेगा वो CaCO3 करेगा। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CaCO3 इन द सैंपल। तो जब आपसे पूछी गई है परसेंटेज ऑफ CaCO3, तो आप लिखेंगे वेट ऑफ CaCO3 अपॉन 4 इंटू 100, क्योंकि सैंपल का वेट 4 ग्राम है। अब जरा जुगाड़ लगाइए, दिमाग लगाइए कि कैसे आप CaCO3 का मास निकालेंगे। थोड़ा सा सोचोगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठनी स्टार्ट होंगी। तो देखिए ये जो मिक्सचर में जो भी CaCO3 था प्लस इनर्ट इम्प्योरिटीज थी, ये दो चीजें थी। तो जब आप इसमें HCl डालोगे तो इनर्ट ये तो किसी के साथ रिएक्ट करेगी नहीं, यही करेगी।
तो मैंने आपको अभी बताया था CaCO3 सॉलिड प्लस 2HCl aqueous will give you CaCl2 aqueous plus H2O liquid plus CO2 gas. So now you have 0.88 gram. Just a minute. 0.88 ग्राम, तो मोल कितने हो गए भाई? 0.02 0.02 मोल हो गए। तो अगर CO2 के 0.02 है तो CaCO3 के भी इतने ही मोल हो गए। तो मास कितना हो जाएगा? 0.02 into 100 that is 2 ग्राम। तो नाउ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो परसेंटेज ऑफ CaCO3, तो मुझे ये पता पड़ गया ये 2 ग्राम थी, सैंपल 4 ग्राम था, इंटू 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? 50%। वेरी इजी प्रॉब्लम एंड यू कुड हैव डन इट इजीली, राइट। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नाउ यू हैव 352 ग्राम ऑफ दिस एंड दिस, एंड इट सफर्ड अ लॉस ऑफ 150 ग्राम ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। स्ट्रॉन्गली हीट करोगे तो तीनों की रिएक्शन लिखिए। तो अगेन आप वेरिएबल मानेंगे तो मैं मान लेता हूँ ए मोल, बी मोल, सी मोल। तो एक इक्वेशन तो क्या आएगी? ए इंटू 100, बी इंटू 84 एंड सी इंटू 84, इनका सम कितना आ जाएगा? 352। तो नाउ आई एम हैविंग थ्री इक्वेशंस, so I need three variable, sorry, I'm having three variable, so I need three equations। तो एक इक्वेशन तो मैंने इस डेटा से बना दी। अब देखिए आपको तीन ही डेटा दिए, तीनों को आपको बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना है। तो लॉस हुआ, तो लॉस किस वजह से होगा जरा देख लेते हैं। CaCO3 विल गिव यू, ये सॉलिड है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस H2O। यहाँ ये H2O नहीं आएगा, हीटिंग किया है बस। अगर मैं MgCO3 को लूँगा तो वो क्या देगा? MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो देखिए ये उड़ेगी, इसकी वजह से लॉस होगा। और अभी अभी मैंने बताया कि जो NaHCO3 है ये खुद तो सॉलिड होता है, बट हीट करने पर इट विल गिव यू NaCO3, H2O गैस, CO2 गैस। और जब ये इन दोनों को देगा तो अब आपकी प्रॉब्लम इजीली हो जाएगी। ये ए है, बी है और सी है। तो देखिए जो लॉस हो रहा है वो यहाँ पर ए मोल बनेंगे या बी मोल बनेंगे, यहाँ C/2 और C/2। तो अब आपको लॉस मिल गया। तो CO2 के कितने मोल हो गए? CO2 के हो गए ए प्लस बी प्लस C/2, तो इनका मास हो जाएगा 44। वाटर के C/2 इंटू 18 और इनका सम कितना आएगा? 150। तो ये दूसरी एक्सप्रेशन होगी, ये पहली एक्सप्रेशन थी। तीसरी एक्सप्रेशन कहाँ से निकालोगे? द रेजिड्यू ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ HCl गेव। तो आपको टोटल, अब आप देखिए अब आपके रेजिड्यू में क्या बचेगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रेजिड्यू में ये उड़ गई, ये उड़ गई, ये उड़ गई, ये उड़ गई, तो ये तीनों चीजें होंगी। अब इनमें CO2 कौन दे सकता है? देखो सिर्फ Na2CO3। तो बस अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है कि इफ आई टेक Na2CO3, यहाँ लिख लेता हूँ Na2CO3 plus 2HCl, it is going to give you NaCl aqueous plus CO2 gas plus H2O। तो ये कह रहा 44 ग्राम यानी 1 मोल मिला। तो अगर ये 1 मोल है तो ये कितना होगा? 1 मोल। तो ये अगर 1 मोल है तो ये C/2 की वैल्यू 1 आ गई। तो तीसरी इक्वेशन आ गई। जैसे C/2 1 आया तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो जैसे ही C की वैल्यू 2 आई तो आप उसे यहाँ रख दीजिए और आप उसे इसमें रख दीजिए C की वैल्यू को, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। समझ आ गई? तो इस तरीके से जो मिक्सचर से रिलेटेड प्रॉब्लम है भाई, वो इसी तरीके से सॉल्व की जा सकती हैं। इनका और कोई तरीका नहीं है। हर प्रॉब्लम के लिए यू हैव टू यूज योर ब्रेन, राइट। तो अब हम आते हैं सीक्वेंशियल। तो पता नहीं बच्चे इसमें इतना पेन क्यों लेते हैं। सीक्वेंशियल रिएक्शन एक्चुअली कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा ए से 2B और फिर मैंने कहा B से 3D। तो अगर मैंने इसके 10 मोल लिए तो D के कितने बनेंगे? तो कुछ भी नया नहीं है।
बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे जुगाड़ बताए जाते हैं, बट मैं बोलूँगा उसे अवॉइड करो, आप कॉन्सेप्चुअली जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, गलती भी नहीं होगी। तो इसके 1 मोल से 2 तो 10 मोल्स इसके कितने बनेंगे 20 मोल। तो जब ये बी बना, अब इसके बाद डी बनेगा, तो इसके 1 मोल से 3 बन रहे हैं, तो 20 मोल से कितने बनेंगे 60 मोल। बस ये होती है भाई आपकी सीक्वेंशियल रिएक्शन। क्या है इसमें, मैं क्या बताऊँ? अब आपको और एक प्रॉब्लम दे देता हूँ इसी के जैसे। अगर मैंने ए से बी बनाया 3 और फिर 2 बी से 5 डी बनाया, और मान लो मैंने आपको 10 मोल दे दिए, तो इसके कितने बनेंगे? लगाओ दिमाग, यूनिटरी मेथड लगाओ, और आप में से हर बच्चा इसे सॉल्व कर सकता है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे, तो 1 मोल से अगर 3 बन रहा है, तो 10 मोल से कितना बनेगा 30 मोल। तो 2 मोल से अगर 5 मोल डी बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा 5/2, और 30 से कितना बनेगा 75 मोल। बोलो भाई अगर कोई डाउट है तो। 75 मोल हो गया। तो बस ये आप उल्टा भी जा सकते हो, उल्टे जाने में भी वही है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। अभी पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, मैंने हालाँकि अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, पैरेलल रिएक्शन क्या होती है पिछली क्लास में भी, कि मान लीजिए आपने यहाँ पर KClO3 लिया, 100 मोल लिए, तो आप उम्मीद कर रहे थे कि हीट करने पर ये आपको देगा 2KCl प्लस 3O2, लेकिन साइमल्टेनियसली ये 2 जगह डिकम्पोज़ हो गया, KClO3 ने कुछ KClO4 भी दे दिया। तो आपने 100 मोल लिए थे, तो कुछ तो आपको KCl प्लस O2 दे रहे हैं, और कुछ मोल मान लो 80 मोल ये दे रहे हैं, 20 ये दे रहे हैं, तो ये आपको KClO4 प्लस KCl दे रहे हैं। तो कितने मोल कहाँ दे रहे हैं? ये है आपकी पैरेलल रिएक्शन, साइमल्टेनियस हो रही है ये दोनों। जिस टाइम ये 20 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये 80 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक, इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। दिस इज एग्जांपल ऑफ पैरेलल रिएक्शन। तो इसके ऊपर प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, जरा देख लेते हैं एक प्रॉब्लम। 6 मोल ऑफ KCl आपको गिवन और डीकम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शंस। तो 2 रिएक्शन भी आपको दे दी गई हैं। कैलकुलेट द मोल ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड इफ मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड आर 3। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वीडियो को यहाँ मैं रोक देता हूँ, आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम समझ आएगी। 6 मोल आपने KClO3 के लिए, ये कंटेनर है, KClO3 के 6 मोल लिए। अगेन वो 2 अलग-अलग रिएक्शन दे रहा है, एक KCl और O2 वाली, और एक KClO4 और KCl वाली। तो अब आप कैसे करेंगे? तो आपसे KClO4 के मोल पूछे गए हैं, O2 के मोल दे दिए गए हैं 3 मोल। मतलब KCl में 6 मोल है, मुझे नहीं पता कितने कहाँ गए, कुछ यहाँ गए, कुछ यहाँ गए, और इन दोनों का सम 6 होगा, क्योंकि टोटल तो 6 ही मोल लिए गए हैं। तो अब मैं इसे कैसे करने जा रहा हूँ, ज़रा इधर देखिए। 3/2 मोल अगर मैं बात करूँ O2 के, तो वो बनाने के लिए 1 मोल चाहिए मुझे KClO3 का। तो 3 मोल बनाने के लिए कितने मोल कंज़्यूम हुए होंगे? 2 मोल। तो अब मेरे को एक बात पता पड़ेगी कि 2 मोल तो यहाँ कर रहे हैं रिएक्ट। मैंने लिए कितने थे 6, तो बचे कितने 4 मोल। तो 4 मोल यहाँ रिएक्ट करेंगे, तो उनके 4 मोल से इसके कितने बनेंगे 3 मोल। यही आंसर हो जाएगा। ये है भाई पैरेलल का। तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना है। आगे बढ़ता हूँ। मान लो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, इस प्रॉब्लम को करिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, और इसे करने का बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। 100% आपके क्लियर होंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। ट्राई कीजिए इसे। तो A2 प्लस 2B2 आपको दे दिया। तो बेसिकली एक कंटेनर में आपने A2 भर दिया और B2 भर दिया। 5/4 मोल A2 के भर दिए और 2 मोल B2 के भर दिए, और अब आपको बोल दिए दोनों रिएक्शन हो रही है, अलग अलग रेशियो में कंबाइन करें पैरेलली। तो इसे ध्यान से पढ़िए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस अकेली प्रॉब्लम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। तो ध्यान से देखोगे तो लीविंग नन ऑफ द रिएक्टेंट, A2 और B2 ऐसे रिएक्ट करेंगे कि ना A2 बचेगा ना B2 बचेगा।
तो 5/4 मोल A2 के लिए, 2 मोल B2 के लिए। अब मैं इसे कैसे करूं? तो देखिए इस प्रॉब्लम को करने का तरीका क्या है। मान लीजिए मैंने इसके मोल मान लिए A, तो B के कितने रिएक्ट करेंगे? 2A। एंड फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर मैंने इसके मान ली 3/2B, तो इसके कितने करेंगे? 2B। और वो कह रहा है कि जो भी A2 और B2 लिए तो बचे ही नहीं, तो A2 कितना रिएक्ट कर रहा है? A प्लस 3/2B। तो A2 के कितने मोल है? 5/4। और B2 कितना रिएक्ट कर रहा है? 2A प्लस 2B। इसके कितने हैं? 2 मोल। तो A प्लस B कितना आ गया? 1। और A प्लस 3/2B कितना आ गया? 5/4। तो नाउ यू हैव टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। अगले 2 पार्ट भी इसी तरह होंगे। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है 3/2B क्यों लिया? आप कुछ और भी ले सकते हो, मुझे ये ईजी लगा। क्योंकि 3/2 मोल 1 से रिएक्ट कर रहा है, तो 3/2B कितने से करेगा? 2B से। 3/2 2 से रिएक्ट कर रहा है, तो 3/2B कितने से करेगा? 2B से, इसलिए मैंने वो ले लिया। आप चाहो तो सिंपल इसे B लेते, फिर यूनिटरी मेथड लगा के निकालना पड़ता कि B2 के कितने करेंगे अगर A2 के आप B मोल लेते। तो ये ध्यान रखना भाई, पैरेलल की भी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, एक बेसिक सी करा देता हूँ क्योंकि मेरे मॉड्यूल में ये प्रॉब्लम मैंने दी हुई है। सबसे पहले हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो देखिए हीट कैपेसिटी क्या है। मान लीजिए मैंने इसमें कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और कुछ और भी हो सकता है। तो उस अमाउंट को मैंने m ग्राम लिया, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री है, मैं इसे हीट कर रहा हूँ, तो हीट दे रहा हूँ। कितनी हीट दूं कि इसका टेम्परेचर 21 डिग्री हो जाए? तो उसे हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ m ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसकी कैलोरी यूनिट क्या हो जाएगी? कैलोरी पर केल्विन। या चेंज इन टेम्परेचर है, तो 1 केल्विन का जो चेंज होगा वही 1 डिग्री का होगा। चेंज में दिक्कत नहीं है। कैसे? 7 डिग्री से 8 डिग्री करो, तो चेंज कितना? 1 डिग्री का आएगा। और अगर आप इसी को केल्विन में लिखो, तो भी 1 केल्विन का ही अंतर आएगा, याद रखना। ठीक है, 1 केल्विन। तो ये हो गई हीट कैपेसिटी। तो फिर एक टर्म और आती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो मैं बताता हूँ। ये हीट कैपेसिटी है फॉर m ग्राम जो आपने लिए। अगर मैं m से डिवाइड कर दूं तो 1 ग्राम के लिए, मतलब अगर मैं 1 ग्राम सब्सटेंस लूं, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ m ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, तो CS क्या हो जाएगी? Q अपॉन m डेल्टा टी। इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी? कैलोरी, ग्राम, केल्विन। ये कैलोरी ग्राम, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये भी हो सकती है। राइट। तो ऐसे ही अगर कोई पूछ ले मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी, तो Cm क्या होगी? Q अपॉन एन डेल्टा टी। तो 1 मोल को, तो 1 मोल के लिए n मोल से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें जितने भी मोल थे। तो ये भी ध्यान रखना। आई कैन राइट इट C ओवर एन, आई कैन राइट इट C ओवर एन। C क्या है? हीट कैपेसिटी। तो इसलिए इसकी भी जो यूनिट होंगी वो कैलोरी या जूल और पर मोल पर केल्विन हो जाएंगी। ये मैंने क्यों बताया? एक्चुअली इसलिए बताया क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी आपको यूनिट वगैरह का पता होगा, तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों? जरा देख लेते हैं। यूलंग एंड पेटर ने क्या किया, बहुत सारे मेटल लिए, और भाई वो जुगाड़ बेचारे मेहनत करते रहते थे, मेहनती लोग थे। तो उन्होंने उन बहुत सारे मेटल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाली, मेटल्स की सिर्फ, ओनली फॉर मेटल्स। एंड व्हाट दे फाउंड कि अगर मैं उनके एटॉमिक मास और उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी यूनिट मुझे रखनी थी कैलोरी, ग्राम इनवर्स, केल्विन इनवर्स, इनको मल्टीप्लाई करूं तो लगभग 6.4 आता है। कितना आता है? 6.4। तो उन्होंने इसी को एक लॉ बना दिया कि यार देखो हमारे को ये तो नहीं पता है क्यों आ रहा है, बट हम इसे एक लॉ बना देते हैं। तो ये मेटल के लिए था।
और ये अप्रोक्सीमेशन था। तो अब आप यहाँ देखिए, इन केस ऑफ मेटल्स it is observed that product of atomic mass and specific heat capacity is constant. तो एटॉमिक मास ग्राम पर मोल में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन में, इनका जो प्रोडक्ट है वो सभी मेटल के लिए 6.4 आता था। मान लीजिए सोडियम का मास लिया, सोडियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ली तो भी 6.4 आया। पोटेशियम लिया, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ली तो भी यही आया। तो उन्होंने इसे एक लॉ बना दिया। और इस लॉ को हम आज की डेट में किस नाम से जानते हैं? इस लॉ को आज की डेट में हम जानते हैं ड्यूलांग एंड पेटेट लॉ से। ड्यूलांग एंड पेटेट लॉ। अब जरा इसकी एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, बट ये बातें आप ध्यान रखना। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट दिस लॉ इज एन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड दिस गिव्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटल्स। ये नहीं है कहीं भी लिया और पेल दिया। चलिए अब जरा इसे सॉल्व कीजिए। फाइंड एटॉमिक मास ऑफ मेटल हैविंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस। तो अभी अभी मैंने बताया एटॉमिक मास इंटू सी एस 6.4। करिए सॉल्व। 99% बच्चे इसे गलत सॉल्व करते हैं और मैं बताऊंगा वो क्यों। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एटॉमिक मास इंटू 0.032। अगर आपने भी ये किया है तो ये गलत है, क्योंकि ये जूल में है, ये कैलोरी में होना चाहिए। तो एटॉमिक मास इंटू 0.032 अपॉन 4.2। अब ये 6.4 के बराबर रखना है। 0.032 अपॉन 4.2। अब ये आएगा कैलोरी, ग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स में। तो कैलोरी में होना चाहिए, यहाँ जूल में दिया था तो यही कंफ्यूजन कर दी। तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है और आपको ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, मॉड्यूल में आपको इस तरीके की काफी सारी प्रॉब्लम मिलेंगी। अब वेपर प्रेशर क्या होता है ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ेंगे, और आपको हल्का सा इसका आइडिया होना चाहिए भाई वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर क्या है, इसके लिए मैं एक अलग से भी क्लास लूंगा, डिटेल में इसे लेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पानी भरा, एक कंटेनर में पानी भर लिया भाई, तो जब मैंने इस कंटेनर में पानी भरा और एक बड़ा सा यहाँ पर ये कर दिया, 10 बजे मैंने ये कंटेनर का पानी भरा था। प्रेशर की मेजरमेंट के लिए मैंने एक प्रेशर गॉज लगा दिया। पहले वो 0 रीडिंग पे था, थोड़ी देर बाद मैंने देखा ये 0 था, 15 मिनट बाद मैंने देखा 10 टॉर हो गए, और 15 मिनट बाद मैंने देखा ये 20 टॉर हो गए। फिर मैंने पाया यार, अब मैं इसे देख रहा हूँ ना, इवन 11 बजे भी 20 टॉर था, 12 बजे भी 20 टॉर था। तो ये फिक्स हो गया कांस्टेंट। पहले ये 0 क्यों था? पहले 0 इसलिए था क्योंकि वेपर नहीं थे। अब धीरे धीरे वेपर बन रहे, वो वेपर दीवार से टकरा रहे, इस वॉल से जब वो टकरा रहे हैं तो इस वजह से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। समझ आया? अगर इस वजह से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है तो ऐसे ही प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर ये है जो फिक्स हो गया। तो जब वेपर प्रेशर स्टेब्लिश होगा तो उस टाइम ये फिक्स हो गया, मतलब जिस रेट से इवेपोरेशन हो रहा होगा उसी रेट से क्या हो रहा होगा, कंडेंसेशन। केमिस्ट्री की भाषा में इसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? इट इज द प्रेशर, लिख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, exerted by vapors of a liquid when liquid and its vapors are in equilibrium at given temperature, right? टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए और इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए। इट मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन शुड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इक्विलिब्रियम की स्टेज में क्या होगा, अगर 10 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं तो 10 ही मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं। एज ए रिजल्ट यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स हो गए हैं। और जो वेपर प्रेशर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख लेना, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड
और दूसरा सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो आप कंटेनर इतना चौड़ा लेंगे तो भी वेपर प्रेशर उतना ही आएगा, आप बिल्कुल चुन्ना सा पतला सा कंटेनर लेंगे तो भी उतना ही आएगा। तो आप कितना लिक्विड ले रहे हैं, कितना उसका सरफेस एरिया है, इस पर बिल्कुल वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। लिख लीजिए ये सारी बात है। वेपर प्रेशर ऑफ ए गिवन लिक्विड विल चेंज ओनली इफ टेम्परेचर चेंजेस। नोट्स बना लीजिए भाई प्रॉपर, ये बहुत काम आएगी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है भाई। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करें और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका एडवांटेज उठा पाएँ और ये जो लेक्चर्स हैं ये मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच पाएँ। तो इस तीव्रा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा जब भी अगला लेक्चर आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।